अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? पार्टिसिपेंट में सी एस कोई कहेगा? जी सर, बिल्कुल आवाज़ आ रही है खालिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम 8 बजे क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है और सर। अच्छा, मैं यहाँ क्या म्यूट का बटन दबाऊं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके साथ एक तो सिलेबस की कुछ बात कर ली थी। उसके बाद फिर रेवेन्यू रिसीट और कैप रिसीट के बारे में हमारा डिस्कशन मुकम्मल नहीं हुआ था। ओके, अच्छा, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट हमारी वो रिसीट है जो साथ में इनकम भी है और जिस पर हमें टैक्स पे करना होगा। कैपिटल रिसीट हमारी इनकम नहीं होती, लेकिन रेवेन्यू रिसीट होने के बावजूद भी कुछ केसेस में हमें टैक्स पे नहीं करना, तो उसकी कुछ एग्जम्पशंस गिवन हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने आपको एग्जाम्पल दी थी उसमें एग्रीकल्चर इनकम थी और साथ में पेंशन है, सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सपोर्ट करना है। ओके, अच्छा, कैपिटल शीट हमारी इनकम नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक केसेस हैं कि जिसके ऊपर आपको कैपिटल शीट होने के बावजूद भी टैक्स पे करना होगा। उसकी एग्जाम्पल शेयर करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसको हमने इनिशियल डिस्कशन किया था और उसका डिटेल डिस्कशन होना बाकी है। अच्छा, ये एग्जाम्पल एक मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि लोन रिसीव करना आपकी कैपिटल रिसीट है, ठीक है ना, वो आपकी इनकम किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन नंबर 39, हमारी बुक का चैप्टर नंबर 9, उसमें उन्होंने ये डिस्कशन किया है कि लोन आप रिसीव करेंगे थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर आपने कैश लोन रिसीव कर लिया तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन किया जाता है कि सर अगर हम लोन रिसीव करें थ्रू बैंकिंग चैनल तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि वो तो कैपिटल रिसीट होगी। और कैपिटल रिसीट जो है, जब तक वो डीम्ड इनकम की कैटेगरी में ना आए उस वक्त तक उस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, दूसरी एग्जांपल हमने क्या डिस्कस की थी कि अगर मैं ओनर हूं और आप मेरे टेनेंट हैं, तो हम आपसे डिपॉजिट रिसीव करते हैं, मिसाल के 3 लाख रुपए। तो जो डिपॉजिट हमने रिसीव किया है वो तो एक अमानत है, वो मेरी इनकम तो नहीं है, वो तो हमें वापस करना है। लेकिन
सेक्शन नंबर 16 हमारा चैप्टर नंबर 7, उसमें उन्होंने बताया कि इसका एक पोर्शन हम हर साल इनकम में शामिल करते रहेंगे। और उसके बाद जब हम चैप्टर नंबर 7 पे जाएंगे तो फिर देखेंगे कि वो हम शामिल कैसे करेंगे। ओके, अभी तो एक इनिशियल डिस्कशन है। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये हमने डिस्कस किया था कि रिसीट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है विद एक्टिविटी और एक है विदाउट एक्टिविटी। अच्छा, विद एक्टिविटी हमने मुकम्मल कर लिया था, थोड़ा सा रिवाइज करते। देखिए, ये केस ये है कि अगर आपने कोई चीज परचेज की और सेल की है तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई, या आप कहीं जाके सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये आपकी एक्टिविटी है। तो डिपेंड करता है कि जो आपने चीज परचेज की है और सेल की है, तो परचेज करते वक्त क्या आपका पर्पज रीसेल करना था, ठीक है ना। अच्छा, असल देखिए बात क्या होती है, बिजनेस करना किसे कहते हैं? एनी आइटम परचेज्ड with the intention of resale, it means you are doing business। चाहे आपका कोई शोरूम हो, गोडाउन हो, या आप घर पे बैठ के काम करें। अच्छा, आप शोरूम और गोडाउन में तो डेफिनेटली रीसेल का इंटेंशन होता ही है, लेकिन घर बैठ करके क्या आप बिजनेस कर सकते हैं? यस। तो अब ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि जो घर बैठ के आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें रीसेल का इंटेंशन था या नहीं था? तो उसके लिए हमने दो क्राइटेरिया डिस्कस किए थे। आप बता सकते हैं वो दो क्राइटेरिया कौन कौन से थे? ओके, एक उसमें था क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन और एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, अच्छा नाम, और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने आपका रिजल्ट आना और उसकी बात भी की थी। ओके, अच्छा नाम, अब ये जो केस है कौन सा, आइटम स्पेशली कवर्ड अंडर कैपिटल गेन, ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा नाम, अब यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एक्टिविटी। अच्छा, इसको जरा एक काम करें, इसको कॉपी तो कर लें, फिर बात करते हैं। लेकिन आप इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं वो ये कि आपने कोई चीज सेल नहीं की है, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन कुछ न करने के बावजूद क्या आपको कुछ पैसा मिल सकता है? यस। अच्छा, इसके बारे में अब जजमेंट ये है कोर्ट का कि आप देखें कि किस तरीके से मिल रहा है। नंबर 2, अगर वो मिल रहा है प्योर वॉलंटरी बेसिस पर तो ये कैपिटल शीट है, और अगर आपका कोई लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर ये रेवेन्यू शीट है। अच्छा, अब आपने किया कुछ नहीं है तो पैसों पर आपका लीगल राइट कैसे एस्टैब्लिश होगा? तो बात यह है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसने कोई स्कीम अनाउंस की है, उस स्कीम के कुछ टारगेट्स हैं या ड्रॉ है, जो भी है, वो अगर आपने अचीव कर लिया है तो आपका लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाता है। यानी कि अब अगर आपको पैसा ना मिले तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि वॉलंटरी बेस का मतलब क्या हुआ कि पैसा मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यही वजह है कि बर्थडे पार्टी आपने अरेंज की, साल में एक दफा, दो दफा, तीन दफा, ओके, गेस्ट आपके पास आए। अब ऐसे में अगर कोई बगैर गिफ्ट के आ जाएगा, FIR कटवाएंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, सिवाय इसके कि सोच लें कि अब तुम्हारी बर्थडे होगी तो फिर हम भी नहीं देंगे। ओके, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप गौर से सुनेगा, स्टेट बैंक का जो प्राइस बॉन्ड है, ठीक है ना, अगर किसी ने प्राइस बॉन्ड परचेज कर लिया और ड्रॉ में उसका नंबर निकल आया, ओके, और स्टेट बैंक पेमेंट ना करे तो क्या वो बंदा कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि उसका एक लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया। ओके, अच्छा, तो यही वजह है कि जो प्राइस बॉन्ड है वो टैक्सेबल होते हैं, ना सिर्फ टैक्सेबल होते हैं बल्कि उस पर एक फिक्स टैक्स लगता है जो कि 15% है फिलहाल। ओके, और स्टेट बैंक क्या करता है कि पेमेंट करते वक्त 15% टैक्स पहले ही काट लेते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बैंक्स, देखिए, बैंक में जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो एक अलग इशू है, लेकिन जो लोग बैंक्स में जॉब करते हैं, ठीक है, अच्छा, उनके साथ क्या होता है कि वहां एक स्कीम होती है कि बैंक में जॉब करते करते अगर आप बैंकिंग डिप्लोमा एग्जाम पास कर लो, ओके, तो बैंक की तरफ से आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, वो तो नॉर्मल आपकी इनकम है, लेकिन वहां वो आपको 5-10 लाख रुपए एक कैश रिवॉर्ड भी देते हैं। ओके, अच्छा, अब आप जरा सोचें,
अगर किसी ने बैंकिंग डिप्लोमा एग्जाम पास कर लिया और उसको 10 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो क्या वो रेवेन्यू रिसीट होगा? यस, क्योंकि लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है ना। बैंक ये नहीं कह सकता कि अब हम आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। आपकी एक स्कीम है बैंक की, वो हमने एग्जाम पास कर लिया तो हमें वो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब सुने, उसी एग्जाम पास करने पर आपके पेरेंट्स, आपके क्लोज रिलेटिव्स जब वो गिफ्ट देंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा कैपिटल रिसीट, जबकि काम आपने एक ही किया है। लेकिन एक पोर्शन आपको मिल रहा है वॉलंटरी बेसिस पर पेरेंट्स से और फ्रेंड्स वगैरह से, और दूसरा आपको मिल रहा है लीगल राइट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इसी की से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, वो ये है कि आज से कुछ, अच्छा काफी कंपनी ये काम करती है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उन्होंने क्या किया कि एक स्कीम निकाली कि अगर आप वहां से पेट्रोल भरवाते हैं तो वो आपको देंगे कूपन्स। ओके, वो कूपन्स आप जब स्क्रैच करेंगे तो बताइए ज्यादातर क्या निकलेगा? ट्राई अगेन। क्यों? क्योंकि आप ICME के स्टूडेंट हैं। ओके, तो ज्यादातर क्या निकलेगा? ट्राई अगेन। लेकिन फर्स्ट करें, आपने स्क्रैच के निकला है 5 लाख रुपए, तो अब बताइएगा क्या PSO वाले कह सकते हैं कि हमने तो वैसे ही दे दिया था, हमारा मकसद, हमारा इंटेंशन कोई गिफ्ट देना नहीं था? बिल्कुल नहीं। उस पैसे के ऊपर आपका लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया, और वो आप ना सिर्फ आपकी इनकम होगी बल्कि उस पर भी फिक्स टैक्स होता है, और वो आप जा करके मतलब उस पर वो टैक्स डिडक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रेज हैंड वाला मैंने कल भी कहा था कि आप अगर क्वेश्चन आंसर में जाके कुछ क्वेश्चन लिख दें तो मैं उसको जरा उसका जवाब दे सकूंगा, ठीक है। ओके, अच्छा ना, ये हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद चलें, मैं अब आपकी बात करता हूँ। सुने जरा, आपने कुछ पेपर्स दिए होंगे, शायद रिजल्ट भी आया है। ओके, अच्छा, आपने का फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कुछ पेपर्स दिए हैं। अच्छा, आपके अब्बू ने आपसे प्रॉमिस किया था कि ICME के 3 पेपर्स एक साथ पास कर लो तो वो आपको देंगे 15 लाख रुपए, ठीक है। ओके, अच्छा अब बताइएगा, आप अगर किसी ने वो 3 पेपर पास कर लिए और अब्बू की तरफ से 15 लाख रुपए मिल गए, ओके, तो अब बताइएगा वो कैपिटल शीट है या रेवेन्यू शीट है? बताइए क्या होना चाहिए? ओके, चलें POC एग्जाम्पल एक मत और डिस्कस कर ले। देखिए, ये मुख्तलिफ कंपनीज ये एग्जाम्पल मतलब ये करती हैं कि आप किसी जगह गए शॉपिंग सेंटर, उन्होंने आपको एक फॉर्म दे दिया, आप उसको फिल करें, ओके, और जनाब उसमें लकी ड्रॉ निकलेगा। तो वो जो लकी ड्रॉ निकलेगा क्या वो टैक्सेबल होगा? यस, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से एक अनाउंस स्कीम है। अगर आपने उसके टारगेट अचीव कर लिए, लकी ड्रॉ उसमें आपका नंबर निकल आया, तो वो आपका लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाता है। ओके, अच्छा, अब वो जो हमने बात की थी कि आपके अब्बू ने 15 लाख रुपए, ठीक है ना, प्रॉमिस किया हो, ओके, तो बात के साथ ने कहा कैपिटल शीट। अच्छा, एक ने कहा रेवेन्यू शीट अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है तो। अच्छा सुनाए, अगर आपने पढ़ा हो मर्केंटाइल लॉ, ओके, तो उसके मुताबिक आपने शायद पढ़ा होगा कि वर्बल एग्रीमेंट इज एज गुड एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन बात के साथ मर्केंटाइल लॉ आप फिलहाल भूल जाइए। ओके, असल सिचुएशन ये है कि जहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, वहां जो एग्रीमेंट्स हैं वो लीगल राइट को एस्टैब्लिश नहीं करते। ओके, तो ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। और फाइनल आंसर ये है कि डिपेंड करता है आपके और आपके अब्बू के ताल्लुकात कैसे हैं। पैसा ना दें आपके अब्बू का, बात होगी कोर्ट में, ठीक है। अच्छा ना, अब एक और चीज है, लाहौर में बुक अवेलेबल नहीं है आपकी, और नंबर आपने दिया वो कह रहा है लॉकडाउन को खत्म होने के बाद TCS कर सकते हैं। ओके, तो बात के सब आप कोरोना वायरस को कहें कि वो कुछ अरेंजमेंट करे, ठीक है ना, खत्म हो जाए, फाइन। देखो ये मसले हैं बहरहाल, वो ये कि लाहौर में मेरा अपना ख्याल है कि आपका कुछ फेमस बुक स्टोर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उर्दू बाजार में,
वहाँ ये किताब अवेलेबल है, ओके, और वो अब ओपन है या नहीं आई डोंट नो, ठीक है, तो शायद कुछ दिन आपको वेट करना पड़े। वैसे अब मार्केट कुछ खुलना शुरू हुई है, तो अल्लाह से दुआ करें कि ठीक, ओके। अच्छा, आई मीन दुबई, ओके, तो बात के साहब उसके तो आपको बात करनी पड़ेगी। जो नंबर मैंने आपको दिया था वो शायद कुछ अच्छा, रिकमेंड बुक्स कौन सी हैं, तो सुने जरा, शायद कल आप नहीं थे, कल मैंने डिस्कस किया था कि वैसे तो खैर आपकी जो वेबसाइट पर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है शायद एस एस सलाम की बुक का। अच्छा, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए कि वो बेयर एक्ट हैं, ठीक है ना, आप डायरेक्ट लॉ से कुछ समझ नहीं सकेंगे, ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक किताब उन्होंने कही है डॉक्टर इकराम उल हक की, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल की है, तो जो प्रैक्टिस में है उनके लिए तो किताब अच्छी है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। हमारी किताब तो है ही बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपके मतलब क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ओके। तो वो आपको बुक, तो ये बुक है बेसिकली टेक्स्ट नोट्स बाय खालिद पेटी वाला, ओके। चलें हम एक काम करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आपने, तो उसके लिए आपको आईएसएमई के मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और होना तो ये चाहिए कि जो बिजनेस टैक्सेशन है उसका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, ताकि आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग वहां पर रेज कर सकें, और हम वॉइस मैसेज के जरिए भी उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मेरा हाल है कि हम क्वेश्चन की बजाय पहले जरा कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि ये जो आप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी लीगल राइट अदर देन शरिया राइट्स, ओके। देखिए, शरिया राइट्स तो बहुत लंबा चौड़ा एक टॉपिक है, लेकिन हम क्योंकि इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम 3 चीजों की बात करेंगे, ओके। एक आपके पास है, इसको जरा आप कॉपी कर लें, कैश और एसेट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस और कैपिटल रिसीट्स। तो बात ये है, जिसको आप विरासत कहते हैं, ओके। तो विरासत के तौर पर अगर आपको कुछ मिलता है, अच्छा, विरासत में सुनिएगा, मिस्टर ए का बेटा है मिस्टर बी। अच्छा, मिस्टर बी को जरूरी नहीं कि अब्बा जी के मरने के बाद ही मिले, जिंदगी में भी इनहेरिटेंस के थ्रू एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ओके। तो इनहेरिटेंस के थ्रू अगर कोई भी एसेट्स मिलते हैं या कैश मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। हाँ, अगर फर्स्ट करें आपको आपके अब्बू की तरफ से एक बैंगलो मिल जाता है, तो बैंगलो की फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको रेंट पर देते हैं तो डेफिनेटली जो रेंटल इनकम है वो तो फिर आपकी इनकम होगी, उस पर तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद अब ये तो हो गया इनहेरिटेंस। अच्छा, अब शेयर राइट्स के हिसाब से 2 चीजें और हैं, गौर से सुनिएगा, वो इस स्लाइड पे भी नहीं है, हमारी बुक में भी नहीं है, ये सिर्फ वर्बल डिस्कशन होगा। अच्छा, उसमें से एक चीज है, लेडीज के केस में हक महर, ठीक है। अच्छा, हक महर क्या इस्लामिक शरीय का राइट है? यस, वो कैपिटल शीट है, टैक्सेबल नहीं होता। ये तो हमने बात की लेडीज के केस में हक महर। अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा जेंट्स के केस में जहेज। तो पहली बात तो ये कि जहेज क्या इस्लामिक शरीय का राइट है? जहेज क्या इस्लामिक शरीय का राइट है? नो, नो आंसर आ रहा है, ओके, नो। अच्छा, जहेज इज नॉट राइट, ओके, नो। अच्छा, लेते तो बड़े शौक से हो, ठीक है, वैसे नो नो कर रहे हो। चलें बहरहाल, देखिए अब और कोई आंसर नहीं आए, इसकी जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए, ओके, बात ये है कि मेरा अपना ओपिनियन सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं यस, जहेज इस्लामिक शरीय का राइट है। अच्छा, वो इसलिए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा को जहेज दिया था, तो आप भी वो जहेज देने को कौन मना कर रहा है? कुछ खाने पीने के बर्तन, कुछ छोटी मोटी चीजें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह से जहेज डिमांड किया जाता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, ओके। चलें, हम इसकी टैक्सेबिलिटी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जरा जहेज की बात कर लें। अच्छा, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं, अच्छा, मैं कराची में रहता हूँ तो मुझे कराची का ज़्यादा आइडिया है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं, बाकायदा उनका रेट तय होता है कि अगर उनका बेटा
बीकॉम करके आईसीए में कर रहा है तो उसका अपना एक रेट होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर उसने जनाब कुछ पेपर पास कर लिए हैं तो उसका रेट है, और अगर उसने आईसीए में क्वालिफाई कर लिया तो हो मत पूछिए आप। और अगर किसी ने सीए करके और एसीसी भी कर लिया है तो वो तो आपको पता है कि कुछ केसेस में बाकायदा मीटिंग होती है, बार्गेनिंग होती है, और 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक की डीलिंग तय हो जाती है। और जो लोग डीलिंग तय करवाते हैं वो कमीशन भी लेते हैं। डेफिनेटली अगर दूल्हा बिक रहा है तो कमीशन तो लेंगे ना वो। चले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। देखिए, किस्सा ये है कि हमारे एक दोस्त थे, पुरानी बात है। अच्छा, उनका ताल्लुक उसी कम्युनिटी से था। तो जब उनकी शादी होने लगी तो वही जहेज की लिस्ट बनी, और ठीक है, ओके। और जनाब क्या क्या जहेज आएगा, तो हमने उनसे पूछा कि आजकल आपका रेट क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया उस जमाने में 75 lakhs। तो हमने उनसे पूछा कि जनाब आपका रेट इतना क्यों बढ़ गया। तो उन्होंने बताया देखो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम भी तो एक सेलेबल प्रोडक्ट हैं, ओके। तो अच्छा, हम दोस्तों ने समझाया कि भाई जहेज ना मांगो, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो बहरहाल उन्होंने बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी तो हम दोस्तों ने उन्होंने एक सजेशन दिया। क्या सजेशन क्या दिया, कि यार जब जहेज मांगना ही है तो खुल के मांगो। कैसे, उन्होंने कहा बजाय किसी के एक पार्टी से बात करो, एक दावत रखो, तमाम कम्युनिटी के लोग जमा हो, एक स्टेज लगाओ, उस पे दूल्हा खड़ा हो, और जनाब 1 2 3 ठाक दूल्हा बिक गया, ओके। लेकिन एक चीज बिक रही है, क्या लोगों को राइट है बोली लगाने का? बिल्कुल है। चलें, ये तो खैर एक था मजाक। अब एक बात जरा सुनिएगा जेएस के बारे में सीरियसली। अच्छा, वो ये है आ, कि आप लोग जो ऐसे में कर रहे हैं, कुछ लोगों की शादी हो चुकी होगी, कुछ लोगों के घर वालों ने सोचा होगा कि बस बच्चा ऐसे में करे, तो फिर उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, बच्चे को पता है ना ये होगा ना वो होगा। बहरहाल, तो अब क्या हुआ कि देखिए, अब हम सीरियस बात कर रहे थे। वो ये है कि तमाम जो फिक्का हैं जो भी हैं, उनमें इस बात पर इत्तेफाक राय है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, कि जहेज मांगने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है, ओके। अच्छा ना, हाँ, अगर कोई बाप अपनी बेटी को अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे तो इस्लाम ने मना भी नहीं किया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि या तो डायरेक्टली मांगा जाता है या इनडायरेक्टली। क्या मांग तो नहीं रहे लेकिन आप बता दें क्या दे रहे हैं, ठीक है ना, या फलाना ने इतना दिया था आप कितना देंगे, ये सब मांगने की शक्लें। अच्छा, अब एक बात गौर से सुनेगा, जब कभी आप सफर पर निकलते हैं तो क्या दुआ मांगते हैं? ठीक है, या अल्लाह हिफाज फरमा, ठीक है ना, और साथ खैरियत से वापसी फरमा, ओके, ये सब कुछ होता है ना, ओके। अगर कोई शख्स घर से निकल रहा हो और दुआ मांगे या अल्लाह मुझ पे लानत बरसाना पूरे सफर में, तो आप क्या कहेंगे? पागल हो गया है। लेकिन शादी जिंदगी का एक सफर है, ठीक है, वो शुरू करते वक्त अल्लाह की लानत को दावत दी जाती है, और फिर हम कहते हैं कि सुकून नहीं है और शादी के बाद बरकतें नहीं है। तो आपने तो दावत दी थी अल्लाह की लानत को, ठीक है। चले बहरहाल, आज चले, अब हम बात करते हैं। अगर किसी ने जहेज ले लिया मिसाल के तौर पर, तो क्या अपनी सीट होगी रेवनी सीट होगी? अगर किसी ने जहेज ले लिया तो क्या होगी? अच्छा, वो होना चाहिए कैपिटल रिसीट, इसलिए कि इस्लामी, तो खैर उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से। और जो पाकिस्तानी लॉज हैं उसके मुताबिक भी आपका कोई लीगल राइट इस्टेब्लिश नहीं होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग रेवेन्यू शीट और कैपिटल शीट। अच्छा, अब इसके बाद अब हम एक बात करते हैं, डेफिनेशंस। अच्छा, अभी तक हमने चैप्टर 1 अपना शुरू नहीं किया है, ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम जरा देख रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पर 2 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। एक है इनकम की डेफिनेशन, और एक है टैक्स पेयर की डेफिनेशन। ये 2 बेसिक डेफिनेशन है उसको
अगर कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो इंक्लूड्स के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि उस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि उसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, कुछ चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में क्या हम डिक्शनरी मीनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं? यस। क्या हम कमर्शियल से इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। ओके। लेकिन अगर कोई डेफिनेशन मीन्स के साथ स्टार्ट हो, तो फिर आप अपने कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी मैं आपको जरा एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, वो एग्जांपल ये है, अच्छा ना, वॉइस नहीं आ रही है, तो कोई और कंफर्म करेगा? रमीश दुरानी ने कहा है कि वॉइस नहीं आ रही है। बाकी लोग कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। ओके। अच्छा ना, जहेज में भी कोई एसेट ऐसा हो सकता है जिससे राइट स्टैब्लिश होता हो, जहेज का राइट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, साउंड इज बेटर। चले हम आगे कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ना, आप देखिएगा, मीन्स वाली मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था मिसाल के तौर पर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनी की डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है। अच्छा, यही दोनों डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट 2017 में भी है। ठीक है ना? अच्छा, अब वहां डेफिनेशंस कुछ और हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ और हैं। अच्छा, जनरली हम ये बात कह सकते हैं, को मुकम्मल हो जाए तो फिर आप उसे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए, डेफिनेशन ऑफ इनकम क्या है? इनकम इंक्लूड्स, देखा आपने, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। यही वजह है कि इस डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया। ओके। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टैक्स। तो हर अमाउंट चार्जेबल नहीं होती। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू रिसीव्ड इनकम है, कैपिटल रिसीव्ड इनकम नहीं है। लेकिन इस डेफिनेशन में कहीं ये नहीं बताया कि कैपिटल रिसीव्ड क्या होती है और रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होती है। अच्छा, इसके बाद पैराग्राफ थोड़ा सा जरा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसका हमें जरा बैकग्राउंड डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, देखिए, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 154। ओके, और आगे कुछ और सेक्शंस भी हैं बहरहाल। अब इसका जरा बेसिक समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पेश आएगी। ठीक है, देखिए, एक होता है जिससे हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर। एक होता है फाइनल टैक्स रिजीम, एफटीआर। ओके, फुल एंड फाइनल टैक्स। इन दोनों का फर्क यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा, ताकि लाइन आपको समझ में आ सके। अच्छा ना, अब जरा अगर आपका कैलकुलेटर भी हो तो अच्छा है। देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको एक्सपोर्ट की, कि अगर एनटीआर हो तो एक्सपोर्ट कैसे टैक्सेबल होगी, और एनटीआर असल में है एफटीआर में, मतलब फिक्स फाइनल टैक्स रिजीम में। तो सुनो से, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, लोकल तो आप माल बेचते ही नहीं है। ओके, 100% आपकी एक्सपोर्ट है, फिलहाल हम आसानी के लिए जूम कर रहे हैं। तो अगर आपकी 100 मिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट है, तो जब एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट का पैसा जब बैंकिंग चैनल के थ्रू, बेटा नमाज के लिए थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं।
अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि मैं पहले इस एक दो क्वेश्चन और आए हैं, लेकिन मैं पहले इस लाइन को जरा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, अगर आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, राइट, तो एक्सपोर्ट का प्रोसीड ये है कि जब एक्सपोर्ट प्रोसीड बैंकिंग चैनल से आपके पास आएगी, तो बैंक्स क्या करेंगे, उस पर 1% टैक्स काट लेंगे। ठीक है, उस पर 1% टैक्स डिडक्शन सोर्स होगा, बैंक कलेक्ट करेंगे और जमा कराएंगे एसबीआई के पास। अच्छा, अब 100 मिलियन पर 1% आप वर्कआउट कर रहे हो, कैलकुलेट कर लें आप। 100 मिलियन का 1% ये हो गया 1 मिलियन, तो 10 लाख रुपया आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया। अच्छा, अगर ये एनटीआर हो, नॉर्मल टैक्स रिजीम, तो पता क्या होगा, आप बनाएंगे पीएल अकाउंट, सेल्स की फिगर आएगी 100 मिलियन, सामने आपके पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर आपके पास प्रॉफिट की फिगर आएगी। अच्छा, प्रॉफिट के बाद कुछ टैक्स में एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, फिर उसका रहेगी टैक्सेबल इनकम। अच्छा, 100 मिलियन की जो सेल है, एक्सपोर्ट प्रोसीड है, एक्सपोर्ट सेल है, क्या उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका मार्जिन अच्छा खासा ज्यादा हो? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्जिन बहुत नॉमिनल किस्म का हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि 100 मिलियन की एक्सपोर्ट प्रोसीड तो है, लेकिन इस साल किसी वजह से आपको लॉस हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो अब ऐसे में सुने गौर से, अगर आपका मार्जिन ज्यादा है, और जैसा कि अगर कोई कंपनी है, ओके, और कंपनी में अगर रेट होता है 29% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स रेट कितना है टैक्स 2020 के लिए 29%। तो अब फॉर एग्जांपल आपका मार्जिन ज्यादा है, और आपने जब टैक्स वर्कआउट किया, तो अभी हम कुछ स्पेसिफिक इश्यूज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं। आपने टैक्स वर्कआउट किया, तो वो बना मिसाल के तौर पर 12 लाख रुपए, तो आपने एडवांस में कितना पे कर दिया है, 10 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आप और पे करेंगे। ओके, जब आप बाद में अकाउंट जमा कराएंगे, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना, ओके, तो उस वक्त आप 2 लाख रुपए और जमा करा देंगे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि आपका मार्जिन कम हो, तो आपने जब नॉर्मल टैक्स वर्कआउट किया, वो बना 3 लाख रुपए, ठीक है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख रुपए। एडवांस में कितना पे कर दिया आपने, 10 लाख रुपए। अभी हम फिलहाल और किसी एडवांस टैक्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सपोर्ट वाली की बात कर रहे हैं। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख रुपए। एडवांस में आपने कितना पे कर दिया, 10 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए आपको मिलेगा रिफंड एसबीआई की तरफ से। और कैसा हो सकता है कि आपको इस साल लॉस हो जाए। अच्छा, अगर लॉस हो जाएगा, तो बताइए आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, 0। तो पूरा 10 लाख रुपए आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी आपकी 0 है, फाइन। अच्छा, अब ये बात है 1991 की, 1991 में। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि 1991 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब, ओके। अच्छा, उनके जमाने में एफबीआर ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ कुछ एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं कि लॉस होता नहीं है, लेकिन लॉस डिक्लेयर कर देते हैं, ओके, और लॉस डिक्लेयर करने के बाद हमसे रिफंड ले लेते हैं। आपको पता है कि एफबीआई से रिफंड लेना कोई इतना आसान नहीं है, ठीक है, शेर के मुंह से निवाला खींचना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में होता क्या था कि जो कमिश्नर है, उसने वेरीफाई करना होता है, तो उसने अपने कुछ सर्विस चार्ज ले लिए और वेरीफाई कर दिया, लॉस डिक्लेयर कर दिया, वेरीफाई हो गया। अच्छा, फिर एक होता है रिफंड डिपार्टमेंट, रिफंड प्रोसेस ऑफिसर होता है, उसने अपने कुछ सर्विस चार्ज ले लिए, कुछ जो बाकी बचा बिजनेसमैन को मिल गया, कुछ हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर ने ले लिया। तो गवर्नमेंट को क्या मिला, तो गवर्नमेंट ने बाकायदा ये फिगर्स कुछ कोट की कि पिछले साल हमने इतने बिलियन रुपीस एडवांस टैक्स कलेक्ट किया था, और उसका अच्छा खासा पोर्शन लोगों ने रिफंड ले लिया। तो क्या किया जाए, तो उन्हें क्या काम करें, कोई ऐसा तरीका निकालो कि रिफंड का सिलसिला बंद हो जाए। फिर ये लाइन आई, तो ये लाइन पता क्या है, अब चूंकि एक्सपोर्ट को उन्होंने किस में डाल दिया, एफटीआर में, फाइनल टैक्स रिजीम, तो उसका मतलब पता क्या होता है, 100 मिलियन जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है, वही आपकी इनकम है, उसके अगेंस्ट आप कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि आप अकाउंटिंग फील्ड में आपको पता है कि 100 मिलियन जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है, वो आपकी इनकम थोड़ी है, तो ग्रॉस सेल है। उन्होंने कहा नहीं, ऑर्डिनेंस ने कहा कि वही 100 मिलियन आपकी इनकम होगी,
उसमें से आप कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकेंगे। और चूंकि एफटीआर है तो उन्हें क्या काम और करते हैं कि जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है 10 लाख रुपए, वही आपके लिए फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। तो अब इस पर आपको नॉर्मल टैक्स वर्कआउट नहीं करना। उससे किसी केस में बेनिफिट होगा टैक्स पेयर को, किसी केस में लॉस हो जाएगा। जैसे जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और उसका नॉर्मल टैक्स बन रहा है 12 लाख रुपए, अब लेकिन चूंकि एफटीआर है तो उसको मजीद 2 लाख रुपए पे नहीं करने। ओके, अच्छा, लेकिन लॉस किसको होगा? जिसकी टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल मैनर में बननी चाहिए थी 3 लाख रुपए, तो वो 7 लाख रुपए रिफंड नहीं ले सकता, और जिसको लॉस हो रहा है वो भी रिफंड नहीं ले सकता। तो अब क्या किया उन्होंने, एक्सपोर्ट को डाल दिया कि इसमें, तो अब देखिए इसमें एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और रिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन, तो ये 100 मिलियन की फिगर है। इस लाइन के मुताबिक एक्सपोर्ट प्रोसीड पर 1% टैक्स रिडक्ट हो जाएगा, वही 100 मिलियन आपकी इनकम हो जाएगी। उस पर जो 1% है आपके लिए फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो ना इसमें आपको कोई मजीद टैक्स पे करना है, ना रिफंड ले सकते हैं आप। ना आपको कोई मजीद टैक्स पे करना है, ना आप रिफंड ले सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छी इनिशियल डिस्कशन है। एफटीआर का पूरा चैप्टर अलग है, क्योंकि उसमें फिर क्या किया, एक्सपोर्ट के साथ साथ उन्होंने कई चीजें एफटीआर में डाली। ठीक है, जैसे डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो कंपनी जब आपको पे करती है क्या, डिविडेंड, तो उस पर 15% वो टैक्स काट लेते हैं। वही आपके लिए फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। तो एफटीआर का मतलब क्या हुआ कि अब जो चीज एफटीआर में जाएगी उसका अपना एक अलग रेट होगा, उसमें से आप कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और उस पर नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, फिर एफटीआई के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, मजीद। अच्छा, इसके बाद एनी अमाउंट टी डेज इनकम, ये सुनेगा, ये है बेसिकली डीम्ड इनकम। ये क्या चीज है, डीम्ड इनकम। जैसे लोन है, वो आपकी इनकम नहीं है लेकिन आप ट्रीट करें, अज्यूम करें कि आपकी इनकम है। ओके, उसके बाद ये चीज आती है लॉस ऑफ इनकम। अब जनाब, लॉस ऑफ इनकम आपकी इनकम कैसे हो सकती है? देखिए, इसमें दो डिस्कशन है। एक तो ये, अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है, थोड़ी बहुत, ओके, आती है। आप सुने, बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होता है? लॉस ऑफ इनकम है ना। क्या आपने सेल किया, पार्टी भाग गई, पेमेंट नहीं कर रही आपको, तो आप सुने, अकाउंट्स में भी इवन आप पता क्या करते हैं, अगर जिस साल आपने सेल किया है उसी साल कंफर्म बेड डेट्स हो जाए, आपको पता है पैसा नहीं मिलना, क्या आप डायरेक्टली सेल में माइनस कर देते हैं? नो, आप क्या करते हैं, एक तरफ सेल रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी तरफ आप बेड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, वो नेट ऑफ हो जाता है। लेकिन टैक्सेशन में इतनी आसानी से नेट ऑफ नहीं होता। सेल्स तो आप रिकॉर्ड कर लें, लेकिन बेड डेट्स रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर 3 कंडीशंस। सेक्शन नंबर 28 में गिवन है, हमारे चैप्टर नंबर 14 में गिवन है। ओके, अभी हम वो कंडीशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुने, अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो बेड डेट्स को आपको अलग करना पड़ेगा टैक्स, टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते हुए। इसका मतलब पता है क्या हुआ, वो सेल भी आप इनकम में लेके आ रहे हैं जो आपको रिसीव नहीं होनी। ठीक है ना, वो 3 कंडीशन फुलफिल कर दें, इट्स ओके। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और डिस्कशन है, वो सुने, अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग है और हमने उसको रेंट पर दिया, फाइन, तो ऐसे में सेक्शन 14 में जिक्र ये है कि प्रॉपर्टी इनकम में वो टैक्सेबल कैसे होगा, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर, वो टैक्सेबल होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिल्डिंग का फेयर मार्केट रेंट है 6 मिलियन रुपीज। ओके, अच्छा, आप मेरे टेनेंट हैं। अच्छा, कैसा हो सकता है कि मार्केट के हिसाब से रेंट है 6 मिलियन, लेकिन मैंने आपसे डिमांड किया 6.3 मिलियन, आप मान गए, तो एक्चुअल रेंट है कितना, 6.3 मिलियन, फेयर मार्केट रेंट कितना है, 6 मिलियन, तो टैक्सेबल कितना होगा, 6.3 मिलियन। एक और एग्जांपल सुनिएगा जो अब इस पर फिट बैठेगी, वो ये है कि मेरी जो बिल्डिंग है उसका फेयर मार्केट रेंट है 6 मिलियन। अच्छा, आप मेरे पास आए कि साहब प्रॉपर्टी रेंट पर चाहिए
मैंने आपसे पूछा क्या कर रहे हैं, करना क्या आपको, आपने कहा साहब आपको इदारा खोलेंगे बच्चों को कुरान शरीफ सिखाने के लिए, या कोई चैरिटेबल इदारा, माजूरों का कोई इदारा। ओके, तो मैंने कहा चलो एक काम करें, आप बहुत नेक काम करें, मेरा भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो आप खुद सोचिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, कि मैं आपसे रेंट कम लूँ, ये होता ना। तो मैंने कहा एक काम करें, आप मुझे 6 मिलियन की जगह सिर्फ 2 मिलियन पे कर दीजिएगा। तो एक्चुअल रेंट है 2 मिलियन, फेयर मार्केट रेंट कितना है 6 मिलियन, विच एवर इज हायर। तो वो 4 मिलियन भी टैक्सेबल हो रहा है जो मैं आपसे रिसीव नहीं कर रहा हूं। तो किसी भी वजह से भी, किसी भी वजह से अगर मैं आपसे फेयर मार्केट रेंट के मुकाबले में रेंट कम रिसीव कर रहा हूं, तो मुझे फेयर मार्केट रेंट पर ही टैक्स पे करना है। ओके, अच्छा ना, अब उसके बाद एक डेफिनेशन है, ये मुकम्मल हो गया, आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक डेफिनेशन है टैक्स पेयर की डेफिनेशन। अब मुझे नहीं पता जिसको हम मुकम्मल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। चलें एक काम कीजिएगा, इससे पहले कि हम ये डिस्कशन करें, क्योंकि अब हमारे टाइमिंग चेंज होंगे, रमज़ान की वजह से टाइमिंग चेंज होंगे। अच्छा, बुक्स के बारे में कुछ थोड़ी सी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे, तो सुने ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ना, लास्ट पेज देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से चूंकि हम बुक बना रहे हैं, उसको अपडेट भी करते हैं हर टाइम में, ठीक है ना। तो अब सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन गई कि जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, जिस तरह से आपको समझना चाहिए, उसी सीक्वेंस में बुक लिखी हुई। तो हम बिल्कुल सही चैप्टर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 4 उसी सीक्वेंस से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगली क्लास के लिए अगर बुक आपके पास है तो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ करके आ सकते हैं। ओके, अच्छा, अब एक काम करते हैं, चूंकि हमें नमाज का भी टाइम होने वाला है ना, और इंशाल्लाह चांसेस के रमजान में जो क्लासेस होंगी उसमें नमाज का बीच में टाइम नहीं आएगा। ओके, अच्छा ना, अब एक चीज सुन लीजिएगा, रमजान टाइम में क्या होंगी आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता। वो तो वो जो हरी साहब होते हैं मुझे उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको भी शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब एक चीज सुन लीजिएगा, रमजान क्योंकि स्टार्ट होने वाला है, तो एक दो चीजें मैं आपके साथ जरा शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ, और बहुत ही एवरेज किस्म का मुसलमान हूँ। तो हम अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान भी नहीं कह सकते। लेकिन रमज़ान का महीना आ रहा है, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि जिन चीज़ों से हम रमज़ान के अलावा 11 महीनों में नहीं बच सकते, यहाँ हम बचने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना बाकी महीनों से डेफिनेटली बहुत अलग है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक दो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में टीवी बंद कर दें, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोज़ा खुलने वाला है, अच्छा, रोज़ा खुलने से पहले का टाइम दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टीवी खोल के बैठ के कि अजान आएगी, ठीक है ना, अजान से पहले ऐड आ रहे हैं, उसमें आपको पता है म्यूजिक भी होती है उसमें, और उल्टी सीधी चीजें भी होती हैं। तो भी अजान की आवाज टीवी से नहीं आएगी, मस्जिद में बहुत है पाकिस्तान में, मस्जिद से आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप इसको बंद कर दें। दूसरी एक बात, आज मैंने बहुत अच्छी एक चीज देखी फेसबुक पे जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये है कि अगर आप किसी मोची से टेलरिंग सीखने की बात करेंगे तो वो कभी आपको नहीं सिखाएगा, ठीक है ना। आप किसी कसाई से, ठीक है ना, मोची का काम सीखने जाएंगे तो वो नहीं सिखा सकेगा। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या आता है कि एक्टर हैं, नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, सब रमजान के महीने में दीन सिखाने बैठ जाते हैं, ठीक है ना। दीन हम टीवी से नहीं सीख सकते, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट छोटी सी है कि साहब इन दिनों में ये चीजें बंद कर दिया तो बेहतर है। ओके, बाकी आप लोग माशाल्लाह रमजान जिस तरह गुजारते हैं, तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अच्छा ना, अब जो ग्रुप बनाना है, नोट, अच्छा नोट्स हमारे अलग से जो होंगे वो बाद में आएंगे, अभी नहीं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने एक काम ये किया है कि जैसे हमारा चैप्टर 1 मुकम्मल होगा, तो वादी के साहब आपकी जो वेबसाइट है आईसीएमए की, उस पर इवन 1 साल पहले वाले सॉल्यूशन भी बेकार हो गए, इसलिए कि लॉ हर साल चेंज होता है
और आपका सिलेबस हर 3 साल बाद चेंज होता है। ओके, तो वो जो आपका जो वेबसाइट पर सोल्यूशन है वो बेकार हो चुके हैं। अच्छा, कोई प्रैक्टिस किट आईसीएमई की तरफ से ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, आपके क्वेश्चंस किसी ने सॉल्व नहीं किए, लेकिन मैंने पिछले अटेम्प्ट में काम ये किया था, जिसको हम अपडेट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो क्या सुने, चैप्टर 1 में 2003 से लेकर के 2020 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं जिनका ताल्लुक चैप्टर 1 के साथ है, वो मैंने खुद फिट किए हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। उसके आंसर्स 2020 के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 रिबेट्स के बारे में, चैप्टर 3 सैलरी के बारे में, तो तकरीबन तमाम चैप्टर्स के लिए हमने काम किया हुआ है। उसको अपडेट भी करना है, वो इंशाल्लाह करने के बाद आपको हम डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है। थैंक यू बोल दो, ना शुक्र हो। चलो बहरहाल, अब नमाज का टाइम हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो टेक्स्ट पेयर की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, दुआ में याद रखिएगा आप भी इंशाल्लाह। और अच्छा, थोड़ा बहुत मैं ज़रा तफरी भी करता रहता हूँ, आई एम श्योर कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, माइंड कर भी लोगे तो क्या कर लोगे, ठीक है ना। चलें बेहतर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये स्टॉप शेयरिंग, दुआ में याद रखिएगा।